नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत एक और मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर 2026 के अंतर्गत एक और नए सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूं, लोक प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मेजर सब्जेक्ट का ये सेकंड पार्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस का। फर्स्ट पार्ट आपको सभी को पता है, भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन स्टेट पॉलिसी है, जिस पर हमने कल डिस्कस किया था। और उसका सेकंड पार्ट यानी लोक प्रशासन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज लोक प्रशासन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम एक दृष्टि में देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को एनालाइज भी करेंगे, ताकि एग्जाम में उन प्रश्नों को पढ़ना कैसे है ये भी आप समझ जाएं और उन प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी है। प्रश्न में विशेष रूप से कहाँ पर फोकस करते हुए उस प्रश्न का कौन से पार्ट पर बेहतर तैयारी करनी है, ये सारी चर्चा जो है ना, कुल मिलाकर के एग्जाम के स्ट्रेटजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन सब्जेक्ट में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जिनके भी जो है मेजर में पॉलिटिकल साइंस है या माइनर में भी कुछ कुछ बच्चे हैं लोक प्रशासन को लेकर के रखते हैं, तो आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा आज का ये सेशन। क्लियर है? तो आइए मॉडल पेपर 2026 की शुरुआत करते हैं लोक प्रशासन के साथ में। दोस्तों, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, लोक प्रशासन ये सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को 15+10 की स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। 15+10 क्या होती है? अब कई कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं, लेकिन कुछ जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको सबको अच्छे से पता है कि ये 15+10 क्या होती है। एक मिनट, पेन ले ले जरा। देखिए फ्रेंड्स, 15+10 की स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि 15 क्वेश्चन होते हैं आपके दीर्घ प्रकृति के, दीर्घ प्रकृति के, ठीक है। और वहीं 10 क्वेश्चन होते हैं आपके लघु प्रकृति के, लघु प्रकृति के। तो 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। और ये वो प्रश्न है, ये कोई आम प्रश्न नहीं है, ये वो प्रश्न है जो 2026 के एग्जाम में, ये मान लीजिए कि इससे बाहर पेपर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से इन प्रश्नों पर भी तैयारी कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे, है ना, ये मेरा दावा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्नों को एनालाइज करने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एनालाइज करने वाले हैं और साथ में ये देखेंगे कि किस प्रश्न में कौन सा कीवर्ड है जिसकी तैयारी आपको करनी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप में से कोई भी छात्र इसकी आईएमपी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी के उत्तर भी प्राप्त करना चाहे तो देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपनी बुक से इन प्रश्नों के उत्तर निकाल लीजिए, या कहीं और से भी आप इनका अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं पता कि किस प्रश्न में कितना कॉन्सेप्ट शामिल करना चाहिए, लैंग्वेज इजी नहीं मिल पा रही है दोस्तों, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ये सारे प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और लघु प्रकृति के दोनों ही, ये जो प्रश्न है 15+10 क्वेश्चन, इन प्रश्न, ये प्रश्न और इनके उत्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की ये पूरी कंप्लीट सीरीज है लोक प्रशासन की, है ना, कस्टमाइज आंसर शीट इसको हम बोलते हैं। ये भी आप प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ लोक प्रशासन की ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उनको भी आप प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 99 और 249 रुपए का। 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं, और 249 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जो है मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, इसके पूरे जो 5 पार्ट होते हैं, पांचों पार्ट की नोट्स आप ले सकते हैं 249 रुपए में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको फाउंडेशन कोर्स की नोट्स भी मिल जाए तो दोस्तों 149 का सब्सक्रिप्शन इसमें लेना पड़ता है। ये सब कुछ नोट्स के लिए है, स्पेशल नोट्स के लिए है। बाकी लेक्चर इस चैनल पर पूरी तरह फ्री है, क्लास नोट्स इस चैनल पर पूरी तरह फ्री है। यहाँ पर सिर्फ जो स्पेशल पीडीएफ नोट्स है जो हमारी टीम के द्वारा अरेंज किए जाते हैं, वहां पर छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है ना। तो मिलेगी कैसे? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही समझा दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। चलिए स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि एक बात और मैं यहीं पर बता दूं आप लोगों को, 2025 में जो मैंने मॉडल पेपर दिया था लोक प्रशासन का, 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। 90% स्कोर रहा था हमारे लास्ट मॉडल पेपर का, 2025 वाले का, ठीक है ना। तो उसी आधार को हमने आज डिस्कस भी किया, इस पर काफी डिस्कस किया 2026 में कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी चेंज करने वाली या नहीं करने वाली, वो जब आप पेपर देने जाएंगे तब आप देखेंगे। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में माइनर सा चेंज है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है,
2025 के मॉडल पेपर से। बस 2025 के मॉडल पेपर को जिन लोग दोस्तों ने पढ़ा है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के उसको ही फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल से 4-5 क्वेश्चनों में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी मॉडल पेपर सेम रहने वाला है 2026 का भी। ठीक है, आइए करते हैं अब शुरुआत। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? लोक प्रशासन के क्षेत्र, एक में इसमें अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप लोग क्यों कीवर्ड प्राप्त होते चले। देखिए यहां पर लोक प्रशासन का अर्थ पूछा गया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में पोस्ट कार्य क्या होता है, इस पोस्ट कार्य प्रणाली को आपको समझाना है, पोस्ट कार्य को। ठीक है, इसके अलावा यह प्रश्न अथवा में लोक प्रशासन की परिभाषा और आधुनिक राज्यों में इसके बढ़ते हुए क्षेत्र के कारण, बढ़ते हुए क्षेत्र के कारण आधुनिक राज्यों में यानी कि वर्तमान राज्यों में, वर्तमान देशों में इसका क्षेत्र बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी प्रासंगिकता बढ़ रही है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। एक कारण ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से ये कुछ कीवर्ड पूछे गए हैं और इन्हीं कीवर्डों के आधार पर ही आपको आंसर की तैयारी करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, प्रश्न को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो जो कीवर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, है ना, इन कीवर्ड के आधार पर ही अपने उत्तर की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोक प्रशासन की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए सिर्फ विश्लेषण से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अब कह दिया गया है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। आलोचनात्मक विश्लेषण, लोक प्रशासन की प्रकृति का विश्लेषण तो करना ही है, लेकिन आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि पहले आप लोक प्रशासन की प्रकृति को अच्छे से बताएंगे, उसके बाद में आलोचना में कुछ बिंदु आप आलोचना में भी लिखेंगे। इसी प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है या फिर कला है? लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान या कला? दो में से क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। अगर आप मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है तो भी आपको तर्क देना है, कला मानते हैं तो भी तर्क देना है, और अगर आप मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी तर्क देने होंगे आपको। ठीक है, और अथवा में है यही प्रश्न, लोक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है, विज्ञान एवं कला दोनों है, विवेचना कीजिए। सेम प्रश्न है ये। ठीक है ना, तो ये दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जहां अंडरलाइन किया है वो आपकी क्या है, कीवर्ड है इन प्रश्नों के, जिनके बेसिस पे आपको तैयारी करना है। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के बीच में समानता और विभिन्नताओं को बताइए। कीवर्ड सिंपल है, लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, इन दो बातों को पहले आपको जानना पड़ेगा। उन दोनों में क्या समानता है और क्या विभिन्नताएं हैं, ये आपको बताना है। तो कुल मिलाकर के आपकी 3 टर्म आपसे यहाँ पर पूछी गई। एक तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में सामान्य सा परिचय देना है, उसके बाद इनमें समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है। यही प्रश्न अथवा में भी, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर नहीं है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आपकी राय ले रहा है, आपको बता रहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है, बताइए कैसे, है ना। अब यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करना है कि, है ना, दोनों अलग अलग है या नहीं है। उसने ऑलरेडी बोल दिया दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब बताइए कैसे एक ही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? नवीन लोक प्रशासन के विकास में किन तत्वों अथवा कारकों ने योगदान दिया है? तो सिंपल सा एकदम प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से और पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। नवीन लोक प्रशासन, ठीक है, तो ये क्या है, और इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन के विकास में कौन कौन से तत्व और कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, ये बताना है। और आधुनिक लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं भी बताना है। जिन दोस्तों को भी नोट डाउन करना है ना, कमेंट करके भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा। वैसे तो मैं हो ही जाता हूँ, इतनी समझदारी है मुझ में ना, कि आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा साइड में हो लूँ, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक करके वो नोट डाउन कर सके प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को लेते हैं। अगला प्रश्न है पद सोपान। अब यहाँ पर देखिए पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका और भी है। जैसे मैंने आप कहा कि यार पद सोपान पर एक प्रश्न है, तो पद सोपान वाले कॉन्सेप्ट को उठाइए और 360 डिग्री उसको पढ़ मारिए, आपका 100% काम हो जाएगा। कुछ अलग से कुछ प्रश्नों को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो कंटेंट दिया गया था, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस कॉन्सेप्ट को आपने 360 डिग्री पढ़ लिया है, उसके चारों ओर का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पद सोपान पूरी तरह निपटा लिया, तो आपको पढ़ने की जरूरत बची क्या है, बताइए। अब यहाँ देखिए प्रश्न में तो कुछ ही टर्म पूछी जा सकती है, लेकिन आपने तो उससे ज्यादा पढ़ लिया, है ना। जैसे पद सोपान पर, पद सोपान सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, समझाइए। 2 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। अगला है अथवा में, देखिए
सरकारी संगठन के पद सोपान को समझाइए। सरकारी संगठन के, अब यार पद सोपान को तो बेसिकली जब हम सामान्य रूप से उसका परिचय देंगे तो सरकारी संगठन के माध्यम से ही देंगे, निजी संगठन को तो लेंगे नहीं, है ना। तो क्या बिना पद सोपान के संगठन का अस्तित्व संभव है? अगर पद सोपान नहीं होगा तो क्या संगठन का अस्तित्व संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पद सोपान मतलब यानी कि जो अलग अलग पोस्ट होती है डिपार्टमेंट में, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो कारण सहित आप लोग बताइए, तो उस कारण सहित बताना। तो 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पूछे गए हैं। इसके अलावा अथवा में एक और प्रश्न है कि संगठन में पद सोपान अथवा क्रमिक प्रक्रिया के सिद्धांत से तुम क्या समझते हो? इस सिद्धांत के गुण और दोष बताइए। एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया यहाँ से आपको, गुण दोष वाला। पद सोपान और क्रमिक प्रक्रिया के गुण दोष आपको यहाँ बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न ले लीजिए। चलिए मैं साइट में होकर के पढ़ देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि साइट में इसलिए हो रहा हूँ आराम से, क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ ऑलरेडी जो कीवर्ड है वो अंडरलाइन किए हुए हैं। देखिए, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में अंतर बताइए। सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण पढ़ते जाइएगा आप लोग भी साथ में, और नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। सूत्र और स्टाफ अभिकरण दोनों में डिफरेंस बताना है। और स्टाफ अभिकरण के कार्य क्या है, स्टाफ अभिकरण सत्ता विहीन होता है क्या, ये भी आपको बताना है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन के बाद में जो बोला गया है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद में, कि स्टाफ वस्तुतः सत्ता विहीन होता है। क्या होता है? क्या स्टाफ सत्ता विहीन होता है? क्या स्टाफ को सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है? ये आपको समझाना है। उसी प्रकार से अथवा में है स्टाफ अभिकरण के कार्य और प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है। वहीं अथवा में है सूत्र और स्टाफ अभिकरण की परिभाषा देते हुए आधुनिक राज्य में उनके कार्य बताइए। तो सूत्र और स्टाफ अभिकरण के आधुनिक राज्यों में यानी वर्तमान के देशों में के लिए में क्या कार्य है, क्यों महत्वपूर्ण बने हुए हैं ये। और वहीं सूत्र और स्टाफ अभिकरण की अवधारणा केवल सैद्धांतिक अवधारणा है, विवेचना कीजिए। तो प्रश्न एकदम सिंपल है यार। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो प्रश्नों के आंसर निकालने में आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन वो जो आंसर शीट में आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं नोट्स बना करके लाया हूँ, ये नोट्स उन दोस्तों के लिए जिनके पास समय नहीं है या किसी कारणवश पूरे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक कोई तैयारी की ही नहीं, इवन की एग्जाम आने वाले हैं लेकिन अभी तक खोल के भी नहीं देखा। तो उन दोस्तों के लिए ये मॉडल पेपर और इनके सारे आंसर, और इन आंसर निकालने के लिए भी अगर आपके पास समय नहीं है तो छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान है 249 रुपए का, आप लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रमोशन में क्यों कर रहा हूँ नोट्स वगैरह का, ये मत सोचिएगा कि सर को अब लालच आने लग गया तो सर ये जो ना मटेरियल बेचने लग गए। दोस्त अगर मुझे बेचना होता ना तो मॉडल पेपर की पूरी क्लासेस रिकॉर्ड करके और फिर मैं कॉस्टली बेचता ना। ये 99 रुपये 249 कोई मतलब ही नहीं था ना उसके, है ना। अब आपको मैं पूरा अपना परिचय नहीं दूंगा, नहीं तो आपको सब कुछ समझ जाते। पिछले 5-6 सालों से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और आप बीए वाले बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ। सारी क्लासेस मेरी टोटल फ्री होती है, क्लास नोट्स पूरी तरह फ्री होती है। अब चूंकि यार फ्री पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं बच्चे। मेहनत कीजिए आप, मैं आपको डिटेल पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, आप डेली पढ़िए अच्छे से, तो आपको ये मॉडल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने या तो मक्कारी मारी है या फिर किसी कारणवश समय नहीं बचा, कुछ रीजन रहा, कुछ कोई सा भी रीजन हो सकता है, उस रीजन से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं और आपको अब एंड टाइम पर आपको बिल्कुल सटीक नोट्स चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर सब कुछ, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ पके पकाया चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए मैं अकेला पर्याप्त तो नहीं हूँ, मुझे टीम बिठानी पड़ती है कंप्लीट नोट्स तैयार करवाने के लिए, तो उन सब का पेमेंट मुझे करना होता है। अब बाकी आप समझदार है, कुछ समझ सकते हैं कि मैं नोट्स का प्रमोशन क्यों करता हूँ, नोट्स के बारे में आप लोगों को क्यों बोलता हूँ, एक छोटा सा पे अमाउंट क्यों रखा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 लेंगे। कार्मिक प्रशासन क्या होता है? कार्मिक, अब ये देखिए कार्मिक प्रशासन क्या होता है, कार्मिक प्रशासन के उसके मूल तत्व कौन कौन से हैं ये समझाना है। प्रश्न इजी होते हैं, फिर से रिपीट कर दूं मैं, प्रश्न में अगर जो कीवर्ड दिए गए हैं अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो सब कुछ इजी होता है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अथवा वाले प्रश्न को देखें, लोक सेवा का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए, सिंपल प्रश्न है। वही है लोक सेवा की विशेषताएं और लोक सेवा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तीनों प्रश्न को आप जोड़ लीजिए, सब एक ही प्रश्न है, कुछ अलग अलग नहीं है। कुल मिलाकर के 5 टर्म यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, 5 टर्म ऐसी मिलेगी, कीवर्ड मिलेंगे जिन पर आपको तैयारी करनी है कुल मिलाकर, ठीक है। अगला प्रश्न है भर्ती, जी हाँ, है ना, रिक्रूटमेंट।
तो भर्ती क्या होती है, सिविल सेवाओं में अपनाई जाने वाली भर्ती की जो प्रोसेस होती है, प्रणाली होती है, वो क्या होती है, ये समझाना है। अथवा में देखिए, भर्ती से आप क्या समझते हैं, भर्ती की भर्ती करते वक्त है ना, रिक्रूटमेंट में समस्याएं कौन कौन सी आती है, वो समस्याएं बतानी है, और इसकी अलग अलग पद्धतियां कौन कौन सी है, हर पद्धति का आलोचनात्मक वर्णन करना है आपको, है ना। और ये भी बताना है कि प्रशासन के लिए एक अच्छी भर्ती प्रोसेस कौन सी है, जो पद्धति आप बताएंगे अलग अलग, उनमें सबसे अच्छी कौन सी है आपके अनुसार, ये भी बताना है। प्रश्न नंबर 9 को आप लोग देख सकते हैं, प्रशिक्षण पर है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो प्रशिक्षण या प्रशिक्षण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और लोक सेवा में इसका क्या महत्व है। तीन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पूछ लिए गए आपसे, प्रशिक्षण होता क्या है, इसका प्रकार क्या है, और इसका लोक सेवा में क्या महत्व है, ये सारी बातें, है ना। ओके भाई, अथवा वाले प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। लोक सेवा में प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण के प्रकार बताइए, और प्रशिक्षण की परिभाषा और इसके उद्देश्य प्रकार बताइए, सेम प्रश्न है। तो कुल मिलाकर प्रश्न नंबर 9 में 4 टर्म आप लोगों से पूछी गई है, 4 कीवर्ड आपसे आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पदोन्नति का अर्थ क्या है। पदोन्नति, तो ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट आप लोग है ना एक हाईलाइट कर सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट को, कि यार आपको ना कैसे भी करके पदोन्नति पर प्रश्न आया है, यानी पदोन्नति का पूरा टॉपिक मुझे निपटाना है। अब फिर उसमें चाहे वो अर्थ पूछ ले, चाहे वो महत्व पूछ ले, विशेषताएं पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, वो कुछ भी वहां से कोई सी पद्धतियां पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्रश्न नंबर 11 को देखिए, मध्य प्रदेश में लोक सेवा भर्ती की प्रक्रिया बताइए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है, कार्य और महत्व बताइए। एक ही प्रश्न जबकि अलग अलग टर्म में आप लोगों को दे दिया गया है प्रश्न। देखिए यार, एक टॉपिक पर ना 10 प्रश्न बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो 10 प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन क्या है कि आप टारगेटेड होके पढ़ते हो, टारगेटेड होके नहीं पढ़ना है। जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे होते हैं ना, तो टारगेटेड नहीं पढ़ना है, आप उसे कोशिश कीजिए डिटेल में पढ़ने की। चलिए, प्रश्न नंबर 12 को देखिए, बजट पर पूरा प्रश्न है। बजट पर क्या होता है बजट, और एक अच्छे बजट के सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए, इसकी परिभाषा बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसका महत्व बताइए। वहीं बजट निर्माण में कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, ये सारी बातें प्रश्न नंबर 12 में पूछ ली गई हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, लेखांकन क्या होता है, उद्देश्य, महत्व और सिद्धांत बताना है। पहले वाले प्रश्न को पढ़ के देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, लेखांकन क्या होता है, इसके उद्देश्य, महत्व और सिद्धांत बताइए। अथवा में पढ़ लीजिए, सेम प्रश्न है, लेखांकन किसे कहते हैं, सिद्धांत बताइए, और इसकी क्या व्यवस्था है, व्यवस्था बताइए। फिर अथवा में बोला गया है कि लेखांकन किसे कहते हैं, सार्वजनिक लेखांकन के आवश्यक तत्वों को बताइए। भारत में लेखांकन प्रणाली का वर्णन दीजिए। फिर अथवा में बोला गया है कि लेखांकन की परिभाषा देते हुए भारत में लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बताइए ना, कहाँ प्रश्नों में कुछ डिफिकल्टीज है ही नहीं है, प्रश्न पढ़ोगे संभव से समझ आ जाएगा। लेकिन देखिए, प्रश्न पढ़ने में इजी लग रहा है, यहाँ पर जरूरत है उसकी टर्म को पहचानने की, कि प्रश्न में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। अगर आप ये पहचानने लगे कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है ना, तो फिर इजीली आप उस एग्जैक्टली का आंसर दे पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। ये भारत के केग महोदय होते हैं, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। उनकी नियुक्ति कैसे होती है, वो क्या कार्य करते हैं, उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में ये आखिरी प्रश्न है, ई गवर्नेंस पर। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके प्रकार बताइए और इसके कार्य बताइए। 3 टर्म टोटल इसमें पूछी गई है, मैं मार्क कर देता हूं। ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रकार, ई गवर्नेंस के प्रकार और ई गवर्नेंस के कार्य, ये 3 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न के अंदर पूछी गई है। अब बाकी आप समझदार हैं, कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास। तो ये 15 प्रश्न, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका उत्तर कहीं से भी लाएं, कुछ भी करें, 15 के 15 ही प्रश्न पूरी तरह तैयार चाहिए। अगर आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं और आप सोच रहे कि यार मैं सर से लोधा सर से पढ़ रहा हूँ और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूँ मैं, वो कर लूंगा, अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रख रहे हैं और मॉडल पेपर के आधार पर, बेसिस पर तैयारी करना चाहते हैं, और इस मॉडल पेपर के आधार पर, तो दोस्तों याद रखिएगा,
सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं उसका पूरा जो बोल बता रहा हूं ना वो सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं तो इनके आंसर निकाल करके आपको 4 से 5 बार इनके आंसरों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साल भर नहीं पढ़ा है तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट में। तो थोड़ा थोड़ा पूरे साल भर पढ़ लिया होते तो फिर आज है ना मॉडल पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ पर आपको डिटेल क्लासेस पढ़ा रहा होता। चलिए अब बात करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 3 या 5 नंबर के आते हैं और 10-15 लाइन में लिखने होते हैं। सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा स्पीड से मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है बताइए। प्रश्न नंबर 2 में है, अकादमिक विषय के रूप में जो आपको पढ़ाया जा रहा है अभी, ये अकादमिक विषय ही हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी है ना, तो लोक प्रशासन इस विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ ये समझाना है। प्रश्न नंबर मतलब लोक प्रशासन तो बहुत पहले से है, लेकिन ये हमारे अब पढ़ने का एक विषय कैसे बना, ठीक है। वही प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रशासन एवं प्रबंधन क्या होता समझाइए, दोनों में समानताएं और अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ, नवीन लोक प्रबंधन क्या है, प्रशासन नहीं, नवीन लोक प्रबंधन क्या है, टिप्पणी कीजिए। अगला है, संगठन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन को भी समझाइए। प्रश्न नंबर 6 है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है, दोनों के गुण दोष बताइए। प्रश्न नंबर 7 में, भारत में स्टाफ अभिकरण क्या है, निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय नौकरशाही की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत सारे बच्चे तो ना बीच में चले गए, निकल लिए हैं कि ठीक है यार ये क्वेश्चन ही तो है, हर साल मिलते हैं है ना, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको ईमानदारी से करना है रुके रहिए। और जिन दोस्तों को पता है जो मुझसे पढ़ते हैं ना, वो उनको तो पूरा विश्वास है कि मैं जो भी यहाँ पर चैनल पर लेकर आऊंगा ना, हवाबाजी करने के लिए लेकर नहीं आऊंगा, जो आपके काम का होगा वही मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आप क्या मांग रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं होता है, बल्कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे उसका बहुत फिक्र होती है, और वही मैं यहाँ पर लाकर देता हूँ। फिर चाहे लेक्चर चले या ना चले, वीडियो चैनल चले या ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे ना। बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जो 5-5 10 मिनट के होते हैं, और कुछ ऐसे कंटेंट को शामिल कर लिया जाता है कि स्पीड से चलता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो गलत बात है। चलिए, लोक परीक्षण, लोक परीक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य और लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों में क्या अंतर है ये भी आपको बताना है। तो लोक परीक्षण, लोक परीक्षण क्या है, इसके लोक परीक्षण के उद्देश्य बताते हुए लेखांकन और लेखा परीक्षण इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझाना। वही प्रश्न नंबर 9 सुशासन है। सुशासन क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, अर्थ विशेषता महत्व बताना है। और आखिरी प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी की अवधारणा को समझाइए। ये आपके 10 प्रश्न ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। तो 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के, 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन प्रश्नों पर आप अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। अब मैं फिर से रिवाइज कर दूं, जिन बच्चों ने बीच में क्लास को ज्वाइन किया है, मैंने अभी आपको 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न दिए हैं और 10 लघु प्रकृति के प्रश्न दिए हैं, और आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको कस्टमाइज तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषा में और रुचि वाली भाषा में पढ़ने को मिल जाए, और ऐसी नोट्स आपको मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। याद रखिएगा, है ना। ये आंसर शीट है, आंसर शीट जो मैं प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन उसके लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 99 रुपए का, है ना, एक सब्जेक्ट के लिए। और आप चाहते हैं आपको सभी विषयों की आंसर शीट मिल जाए, तो वो 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। लेकिन इसमें फाउंडेशन कोर्स नहीं होता, फाउंडेशन कोर्स के लिए अलग से 149 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। तो 249 ऑल मेन सब्जेक्ट के लिए, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, वही 149 रुपए सब फाउंडेशन कोर्स के लिए। आप चाहें तो दोनों को साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को सेपरेट यानी अलग अलग भी ले सकते हैं, है ना। ये रहा आपका फाउंडेशन की बेसिस, ठीक है, नोट्स। अब कैसे मिलेगी, तो नंबर दिए गए हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर पर सेंड कर दे, हमारी टीम समझ जाएगी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको सारा प्लान समझा देगी। जो भी आपको प्लान लेना चाहते, 99 वाला लेना चाहे, 149 का लेना चाहे, 249 का लेना चाहे, या फिर ऑल सब्जेक्ट जिसमें जो मेन सब्जेक्ट भी आ जाए और फाउंडेशन भी आ जाए, उसके लिए हो जाएगा आपका 398 रुपए का प्लान, ठीक है। तो वो कॉम्बो प्लान भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा पहले, उसके बाद ही चैनल को छोड़ना। लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि नहीं मैक्सिमम बच्चे पसंद कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा पूरी डिटेल में पढ़ रहा है, कौन बच्चे 2 मिनट देखकर निकल के
है ना, रफा दफा हो रहा है। तो अगर आप एंड तक पढ़ रहे हैं ना, तो मैं एंड तक पढ़ने वालों को ही बोलता हूँ लाइक करने का। आपने कभी देखा कि मैंने स्टार्टिंग में कभी बोला हो आपको लाइक सब्सक्राइब या कुछ भी, है ना, हरकत करने का? नहीं ना, मैं हमेशा लास्ट में ही बोलता हूँ। लास्ट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लास्ट तक जो बच्चा लेक्चर देखता है पूरी ईमानदारी से पढ़ रहा होता है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहा होता है। वो अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी बता दें मुझे, वो साथ में सेशन को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जुड़ जाएं लोधरी क्लासेस परिवार के साथ में। सभी प्रकार से एजुकेशन में मैं आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको सारी चीजें मिलेगी, पूरे डिटेल में मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।